एक बार फिर से आपके अपने एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा में दीपक राय में मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और आज क्लास 12 बजे स्टार्ट हुई है। नॉर्मली 11:30 पे स्टार्ट होती है। चलिए, लवकुश, शाइस्ता खान, सना अली, अनु, सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नहीं तो डेली हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते थे, फिलहाल चलिए थोड़ा बहुत है यहाँ पर। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि आपके इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम पार्ट हमने कवर करा दिया है, और आपके और जो 4 सेक्शन बचे हुए हैं इसको हम दोपहर वाली क्लास में देख लेंगे। शाम वाली में हम हिंदी देख लेंगे, और नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आपका स्टैटिक जीएस स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत में उदारीकरण है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उदारीकरण की जब बात आती है तो उदारीकरण में पहले तो देखा जाता है, 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पायनियर अग्रदूत कौन कहे जाते हैं, और उदारीकरण के जनक, ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। चलिए अनु, स्वागत है आपका भी। तो आज का जो टॉपिक है, भारत में उदारीकरण 1991। ठीक है दोस्तों, देखिए 24 जुलाई 1991 की बात करते हैं, है ना। 24 जुलाई 1991 की बात करते हैं। ठीक है, 24 जुलाई 1991 की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहां से। ठीक है, ठीक है, 24 जुलाई 1991 से भारत में उदारीकरण की शुरुआत होती है। अब सबसे पहली चीज देखिए, उदारीकरण के पायनियर, है ना, पायनियर या अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं। कौन है आपके? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के पायनियर, आपको लिखना पड़ेगा मनमोहन सिंह, क्वेश्चन में टिक लगाना पड़ेगा, है ना। ये मनमोहन सिंह जी उस समय 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहली बार वित्त मंत्रालय इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विद्वान और बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं, है ना, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। साथ ही साथ इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। तो बहुत सारी हिस्ट्री है इनके बारे में। और तो यहाँ पर देखा जाए तो पायनियर यानी अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। और आर्थिकरण की जो शुरुआत दोस्तों 24 जुलाई 1991 से देश में होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक फिगर मैं आपको और दिखाऊंगा। ये दो शख्स हैं, इतिहास में हमेशा इनका नाम आएगा। रुको भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जब कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो उदारीकरण के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी, है ना, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। ये आपकी स्क्रीन पर पीवी नरसिम्हा राव जी हैं और इधर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आप जान ही रहे होंगे। तो 24 जुलाई 1991। अब सवाल ये उठता है, उदारीकरण है क्या? उदारीकरण कितने छात्रों को पता है? अगर आप में से कई छात्रों को, जिन छात्रों को पता है, उदारीकरण कहते किसे हैं? वैश्वीकरण क्या होता है? निजीकरण क्या होता है? निजीकरण तो आप सबको पता होगा कि निजीकरण जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और निजीकरण वहां पर जहां पर जो क्षेत्र सरकारी स्वामित्व वाले होने वाले थे उनको क्या कर दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं उनको क्या किया गया, प्राइवेट को दे दिया गया। तो ये निजीकरण होता है। ठीक, चलिए राजेश सरोज जी, स्वागत है आपका। अब दोस्तों 2-3 टर्म पर हम यहाँ पर बात करेंगे। उदारीकरण, पहले इनके अर्थ को समझिए। उदारीकरण है क्या? आप इसमें एक शब्द देख रहे हैं, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है उदार, है ना। अगर आपसे कहे कि भाई कोई उदार है ना,
उदार बनो। उदार मतलब थोड़ा सा नरमी बरती है, ठीक है। इसका अगर हम हिंदी में विलोम और इसमें चलेंगे तो उदार का होता है कृपण, यानी कि जो कंजूस होता है। विलोम की दृष्टि से देखेंगे तो उदार का विलोम कृपण होता है, कृपण का विलोम उदार होता है, ठीक है। तो उदारीकरण यानी कि जितने भी उद्योग धंधे इसके पहले, देखो भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास करने में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक, फिर भी अभी भी देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, चीजें कंट्रोल से बाहर है ना। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, आरबीआई से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि इतनी बढ़ती महंगाई में कैसे देखा जाए। तो फिलहाल उस समय से लेकर आज तक, ठीक है, हम विकास करते गए, लेकिन आज भी सबसे बड़ी समस्या है कि अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है। $1 की जो वैल्यू हो गई है 80 रुपये आ गया है ना। 1 रुपये में अगर देखा जाए तो अगर आपको यूएस से व्यापार करना है तो यहाँ की मुद्रा 1 रुपये मुद्रा, ठीक है, जो आपकी है नथिंग के बराबर होगी, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हो कि आपको कोई $1 की वस्तु को 80 रुपये में, है ना। अब इसी तरीके से $1000, अगर कोई चीज वहां पर $1000 की है, वहां पर तो मायने 1000 के हैं। $1000 की कोई वस्तु बिक रही है तो आपको 80,000 पे करना पड़ेगा वहां के लिए, है ना। तो रुपया जो मुद्रा है, रुपए का मान है, लगातार धराशायी हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो 1991 में नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वे उद्योग धंधों में की बात करते हैं। देखो भाई, ये जितने भी आए हैं उद्योग के अंतर्गत आए हैं, व्यापार के अंतर्गत आए हैं, है ना। कैसे क्या होगा, जो छोटे लघु जो व्यापारी है ना, छोटे लघु मध्यम, है ना, स्मॉल मीडियम अगर देखा जाए जिनको कहा जाता है, तो उनके लिए नीतियां लाई गई कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए पहले बहुत तरीके की तमाम तरह के लाइसेंस अनिवार्य होते थे। आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि आदमी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कहता था कि भैया कौन चक्कर लगाएगा, छोड़ो, है ना। और बहुत सारी चीज़ें थी जिससे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन और लाइसेंस वही चीज़ें हैं, लाइसेंस मिल गया तो यानी कि आपको परमिशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया तो 1991 में जितनी भी चीज़ें पहले थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ख़त्म नहीं, पूरी तरीके से नहीं, बिल्कुल ख़त्म करके मिनिमाइज कर दिया गया कि भाई बस आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सारी चीज़ करनी है कि बस आपको 2-3 डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे। तो ये होता है उदारीकरण, मतलब उदार बनना, है ना। जिसमें कहते हैं कि नीतियाँ, ऐसी नीतियाँ जो छूट देती हैं कि भाई आओ सब लोग व्यापार करो, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम का चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, प्राइवेट का भी मार्केट में आना, लाइसेंस राज में ढील देना, बिल्कुल राजेश सरोज वही चीजें हैं। तो जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसमें क्या करना, ढील देना। अब चलते हैं फैक्ट ये इसकी तरफ। उदारीकरण का मतलब समझ गए आप लोग, छूट देना, ढील देना, है ना, नरमी बरतना, है ना, नरमी बरतना। आप इसको ये भी कह सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर, पर्यायवाची के तौर पर, कि सरकार ने क्या किया, नरमी बरता। सपोज दैट आज के पहले बहुत सारे आईडीज होती थी, है ना। अगर देखा जाए आधार आने से पहले, आधार से पहले राशन कार्ड, है ना, राशन कार्ड हो गया, इसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, है ना, वोटर आईडी हो गया, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गए। तो अगर आपको एक छोटा सा मोबाइल का सिम भी लेना पड़ता था तो आपसे कहा जाता था कि भाई 2 आईडी चाहिए, राशन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, या कहीं यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का परिचय पत्र भी मान्य हो जाएगा, आपको 2 आईडी चाहिए। आज क्या है, आप बस एक आधार कार्ड लेकर पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, क्योंकि सारा डाटा आपका आधार से लिंक है, ठीक है। तो बस एक यूआईडी नंबर से आप सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है ढील देना, मतलब बस एक चीज़ सिंप्लीफिकेशन तो नहीं, सरलीकरण, इसी को कहा जाता है उदारीकरण। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आएगा आपका निजीकरण, है ना। उदारीकरण समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए निजीकरण क्या होता है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेसिक से कि कई छात्रों को मान के चलिए कि अगर एग्जाम में आ गया भाई कि निजीकरण क्या है। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन,
मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, इसको कहते हैं पीएसयू, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसा सेक्टर जो पब्लिक के अंडरटेकिंग मतलब सरकार के नियंत्रण में है। अब कोई पीएसयू है, मान लीजिए कि आपका इंडियन एयरलाइंस है ना, इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, अभी हाल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इंडियन एयरलाइंस ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी। इसमें क्या हुआ, लगातार घाटा हो रहा था, तो इस इंडियन एयरलाइंस को किसको दिया गया, टाटा जी को दिया गया, है ना, टाटा जी को। अब टाटा जी भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, है ना, उद्योगपति हैं टाटा जी, ठीक है। अब ये टाटा एयरलाइंस है, हालांकि नाम इंडियन एयरलाइंस के तौर पर है, लेकिन ये जो सरकारी स्वामित्व की कंपनी थी, इसका क्या कर दिया गया, इसका निजीकरण कर दिया गया, ठीक है। आसान भाषा में हमने आपको निजीकरण समझा दिया, यानी कि कोई ऐसा सेक्टर जो पहले से पब्लिक था, पब्लिक सेक्टर था और उसमें फायदा नहीं हो रहा था, सरकार को लॉस जा रहा था, तो सरकार उसमें क्या करेगी, उसका निजीकरण। अब निजीकरण पूरी तरीके से भी हो सकता है या कुछ पार्टनरशिप शेयर्स भी हो सकते हैं कि 50-50 गवर्नमेंट करेगा, 50 प्राइवेट का रहेगा, है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसको कहते हैं, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की साझेदारी होती है। पूरी तरीके से दे देने का मतलब 100%, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निजीकरण कहलाता है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का पूरा आधिपत्य हो जाता है। अब वो उसके ऊपर है, उस कंपनी को कैसे चलाए, क्या करे, ठीक है। तो ये निजीकरण हो गया। तो निजीकरण का सीधे शब्दों में अर्थ यही होता है कि पहले से कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, अब उसमें लगातार लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट उसको क्या कर दे, उसको प्राइवेट हाथों में दे दे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, बीएसएनएल भी लॉसेस में चल रही है, उम्मीद है कि आने वाले समय में रेलवेज में भी देखिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चालू हो चुकी है, पूरी तरीके से तो नहीं, निजीकरण तो नहीं हुआ है। विद्युत बिजली विभाग में देखा जाए तो निजीकरण का लोग क्या कर रहे हैं, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, ठीक है। निजीकरण, क्यों निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, निजीकरण मतलब पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी सुविधाएं आपको हैं, अगर आप इनकेस भगवान न करे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप 2-4 महीने बेड पर हैं, हॉस्पिटल में, तो भी सरकार आपको पेमेंट देगी, है ना। लेकिन निजीकरण में क्या होता है भैया, आपकी वर्क परफॉर्मेंस चेक की जाती है। आप एक दिन नहीं आए, नहीं 2 दिन नहीं आए, आपकी सैलरी कट होगी। आप 4 महीने बीमार पड़ गए तो नो पेमेंट, नो वर्क, नो पेमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध किया जाता है कि निजीकरण आ जाएगा तो अपने मनमानी से क्या करेंगी कंपनियां, क्या करेंगी, मनमानी करेंगी और हमारे फ्यूचर के ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैड इफेक्ट देंगी, ठीक। इसलिए निजीकरण का विरोध किया जाता है। हाँ, बीएसएनएल भी जाने वाली है, वही मैं कह रहा हूँ। तो निजीकरण का अर्थ आप समझ गए। अब आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। पहले इसकी परिभाषा समझिए आसान तरीके से, और नहीं तो होगा तो इस पर हम कल भी एक लेक्चर ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई जल्दीबाजी है यार। अभी देखो फॉर्म की डेट भी 31 बढ़ गई है, हालांकि वेबसाइट का वही रोना धोना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला टर्म आता है वैश्वीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण है ना, इसको अगर कहा जाए ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में कैसे अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, अपने देश के जो उद्योग धंधे हैं, कैसे हम विश्व के अन्य देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करें कि जो फॉरेन की कंपनियां हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदें, है ना, क्या हम करें यहाँ पर, वही क्या करें, इन्वेस्ट करें, है ना। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए हैं 2014 से, उन्होंने एक नारा दिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है, ये वैश्वीकरण का एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, मेड इन इंडिया, यानी कि क्या भाई, मेड इन इंडिया। यानी कि कोई प्रोडक्ट है उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित। इसका जो अर्थ होता है भारत में निर्मित, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है भारत में बना है।
अब मोदी जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया, ठीक है भाई। मेक इंडिया मतलब भारत में बनाइए, भारत में बनाइए। ये किसको आह्वान किया? क्या भारत के लोगों को बुलाया गया? भारत के लोग तो भारत में है ही है यार, है ना। भारत के लोग तो भारत में ही है। अगर हम यूपी के निवासी हैं, कोई हरियाणा का है, पंजाब का है, अहमदाबाद का है, गुजरात का, कहीं भी है, वो तो भारत में बना ही रहा है। मेड इन इंडिया, उसका प्रोडक्ट तो मेड इन इंडिया हो। लेकिन मेक इन इंडिया है ना, 2015 वाली जो बात है उसमें इसका लोगो शेर था, और आप लोगों ने देखा होगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। योजना तो हालांकि है तो जो सरकारी है, तो उससे भी चर्चा करेंगे। तो मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए, यानी कि ये बाहरी देशों को, विश्व के देशों को ये इनविटेशन दिया गया कि साहब आइए, आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगाइए, इन्वेस्ट करिए, रोजगार को बढ़ावा दीजिए, हमारी भी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए दीपक यादव, स्वागत है आपका भी। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, ठीक। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे सामंजस्य करना। अब सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि रुपए की जो कीमत है 80 रुपए इक्वल टू $1 हो चुका है, ठीक है। नियर अबाउट 80 हो ही गया है, नियर अबाउट क्या है, 80 हो ही गया। दिन ब दिन क्या हो रही है, ये अब तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास की ये सबसे लोवेस्ट प्राइस जा रही है ना, सबसे भयावह दृष्टि है अगर रुपए की बात करते हैं। और किसी भी देश की तो देखो जो मुद्रा होती है हमारी, जो एक यहाँ पर देखा जाए $1 है ना, कितने रुपए, 80 रुपए। तो भाई देखो, किसी भी देश की मुद्रा जितनी मजबूत होगी वो देश उतना ही क्या कहा जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेस्ट है। अब सपोज दैट अमेरिका है ना, डॉलर में, मैक्सिमम डॉलर में ही बिजनेस होता है, ठीक है। कोई भी जैसे डॉलर यूनिट करेंसी मान चलिए, पौंड भी होता है, सब कुछ होता है, यूरो भी होता है। लेकिन सपोज दैट अगर अमेरिका को हमारे यहाँ से क्या लेना है, मान के चलिए कि कपड़े हो गए, है ना, कपड़ा उद्योग हमारा है, कपड़े हो गए, मसाले हो गए, है ना, मसाले हो गए, या अन्य कोई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो अमेरिका को यहाँ फायदा हो रहा है क्योंकि हमारे देश की मुद्रा तो डाउन हो चुकी ना। अगर अमेरिका को मान के चलो कि 2 शर्ट खरीदने हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, 2 शर्ट लेने हैं। पहले वो शर्ट अमेरिका को मान के चलिए कि 70 रुपए की एक शर्ट हम कहते हैं, $1 इक्वल टू 70 रुपीज जब हमारे देश की मुद्रा थी, है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था, यानी कि $2 उसको देना पड़ता, $2 है ना, 70 रुपए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10-10 रुपए के क्या लॉस हो गया। तो अमेरिका को कितने रुपए का फायदा हो गया भाई, 20 रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ। तो जो वो $2 पे करता था 2 शर्ट के लिए, एक शर्ट मानिए $1 इक्वल टू 1 शर्ट, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको 0.20 का लाभ हुआ, फायदा इसको हुआ। नुकसान किसको हुआ, हमारे व्यापारियों को हुआ, हमारे देश को हुआ कि यार अब हमें पैसा कम मिल रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज में देखें, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इस तरीके से हमारे ही देश का क्या हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है ना। हाँ, एक तरफ नुकसान है तो एक तरफ फायदा भी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, अभी तो देखो भाई, किसी के फायदे किसी के नुकसान होते हैं। 2 चीज समझिए। पहली चीज, यहाँ पर किसी भी देश की मुद्रा अगर गिरती है तो उस देश की इकोनॉमी के लिए वो भयावह स्थिति होती है, ठीक, ये हो गया। अब एक चीज होता है, डंपिंग, नाम सुना है आप लोगों ने, डंपिंग। इकोनॉमिक सेशन में देखा जाए एक शब्द होता है, यूज होता है डंपिंग, ठीक है, इसको कहते हैं डंपिंग। देखिए डंपिंग क्या होता है, एक चीज होती है डंपिंग, जैसे कि मान के चलिए कि इंडिया है और एक हमारा यहाँ पर जो पड़ोसी देश है चाइना है, ठीक है, इंडिया है और चाइना है, ठीक है। मैं सारे टर्म्स बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। हालांकि इकोनॉमिक्स मेरा खुद का एक सब्जेक्ट है, मैंने मास्टर डिग्री की है खुद में इकोनॉमिक्स में। देखिए डंपिंग क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर कोई वस्तु बन रही है, सपोज दैट दीपावली आती है, हम लोग क्या करते हैं, झालर खरीदते हैं,
झालर खरीदते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। अब तो चाइनीज भगवान जी भी आने लगे हैं, गणेश जी, पार्वती जी, चाइनीज मूर्तियां आ गई हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, कॉस्ट भी कम है। वहीं पर जो हमारे इंडियंस प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कुम्हार भाई लोग बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ठीक है, तो डंपिंग समझिए, इंडिया हो गया और चाइना हो गया, अब चाइनीज झालर, और कहते हैं भाई कि चाइनीज प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो अगर कोई इंडियन झालर है वो आपको 100 रुपए में मीटर के हिसाब से देते हैं। मान चलिए कि उसने कहा भैया हम 2 मीटर 100 रुपए का है। ठीक है, 100 रुपए का 2 मीटर है। अब ये कह रहे हैं कि भैया 100 रुपए में हम आपको 10 मीटर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यार ये क्वालिटी में भी रोशनी भी ज़्यादा दे रहा है और हमें 100 रुपये में 10 मिल रहा है। अगर हमें यहाँ पर 10 लेना होगा तो हमको 500 रुपये चुकाने पड़ेंगे, और यहाँ पर 100 रुपये में ही हमें फ़ायदा हो रहा है। तो डंपिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, बिजनेस कैसे किया जाता है। थोड़ा सा लॉस सही के भी बिजनेस करेंगे, मतलब कि अगर आप प्राइस को कम करेंगे, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बिक गई। वनस्पति की अगर आप दिन भर में 10 बेच रहे हैं 9 रुपए का, आपने 1 रुपये गिरा दिया, 8 रुपये कर दिया, जिसमें कि आपकी लागत है, लागत आपकी रहेगी, आपका जो प्रॉफिट है आपने उसमें से 1-2 रुपये कट कर दिया। देखो भाई, बिजनेस जो होती है लागत से नीचे कोई नहीं बेचता है। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी है, अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, सपोज दैट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और जितनी भी कंपनियां हैं, मिंत्रा हो गई, ऑनलाइन सेल वाली कंपनियां या जो भी मॉल जो भी छूट देते हैं, कोई वस्तु अगर 10 रुपए की बनी है तो 10 रुपए उसकी लागत है, तो लागत के नीचे वो कभी नहीं बेचेगा। वो सोचेगा कि हमारी फ़ायदा ना हो, कम से कम हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमारा निकल जाए। 10 रुपए की चीज़ हमने लगाई है तो 10 रुपए हमारा वापस आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि प्राइस को बढ़ाकर, 10 रुपए है उसमें जो टैक्स लगेगा, फिर अपना प्रॉफिट, जैसे कि होलसेलर जो होते हैं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, वो होलसेलर से लेते हैं, फिर उसमें होलसेलर का जो मुनाफा रहता है वो कंपनी के मेन से ब्रांच से जुड़ा होता है। सपोज दैट छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, समझिए सारी बातों को, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, एक्सपोर्ट बिल्कुल बता रहा हूँ राजेश सरोज। अवमूल्यन पर भी आते हैं, अवमूल्यन क्यों किया जाता है, अभी हम डंपिंग की बात कर रहे हैं, है ना, डंपिंग की बात कर रहे हैं, तो डंपिंग को थोड़ा समझिए। आपसे क्वेश्चन आ गया डंपिंग क्या होता है तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, अब सपोज दैट कि मान के चलो कि एक कोई पेन है, पेन की अब अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आप देखते हो कि जो पेप्सी हो गई, है ना, पेप्सी हो गई, ठीक है, कोका कोला हो गया, ठीक है, कोका कोला हो गया, या हम थम्स अप की बात करते हैं, कोई भी, है ना। अब देखिए आपको 1 लीटर 50 रुपए में पेप्सी मिलती है, अगर आप दुकान पर जाएंगे, है ना, दुकान पर जाएंगे तो 1 लीटर पेप्सी, 1.5 लीटर, अब तो जो भी कंपनियों में फाइट है भाई, कोई 1 लीटर दे रहा है, कोई 1.5 लीटर, है ना। 1.5 लीटर पेप्सी की कीमत क्या है, 50 रुपीज़। तो क्या ये 50 रुपए कंपनी ने ही रेट तय किया है, इस पर टैक्स भी लग रहा है ना, इस पर कंपनी को प्रॉफिट भी चाहिए, है ना। अब ये सीधे फुटकर व्यापारी के हाथ में तो जाएगा नहीं, जो इसके डीलर होते हैं, पेप्सी के डीलर, थम्स अप के डीलर, तो डीलर क्या करते हैं, कंपनी से माल उठाते हैं, है ना, कंपनी से माल उठा लिया, तो क्या ये जो कंपनी है डीलर को 50 रुपए में ही देगी, नहीं देगी भाई। अब इसकी लागत बहुत कम होती है, 50 रुपए की अगर बोतल है तो ये मान के चलिए कि 50% से भी लेस उसका क्या होता है, 20 से 25 रुपए ही इसकी क्या होगी, लागत होगी, क्योंकि कंपनी को भी प्रॉफिट लेना है। तो मान चलिए कि एक बोतल की लागत होगी 10 से 15 रुपए, ठीक है, 10 से 15 रुपए। इसने क्या किया, होलसेलर को दिया कि भाई हम आपको 20 रुपए में देंगे, है ना, होलसेलर ने 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ले लिया। अब इसके बाद जो रिटेल आते हैं, फुटकर व्यापारी, है ना, फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं अपने हिसाब से। तो एक छोटा सा एग्जांपल, तो फायदा हमेशा होता है, नुकसान जहां होगा वहां पर बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रयागराज में बारिश हो रही भाई, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी दूरसंचार कंपनियां, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो भी आता था, रिलायंस अनिल अंबानी का था, आज मार्केट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि लगातार लॉस होता गया, और लॉस लगातार होने के कारण कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, तो डंपिंग मैं पढ़ा रहा था, डंपिंग देखिए क्या होता है। तो डंपिंग मतलब क्या होता है, अपने देश की तुलना में बाहरी देश के लिए क्या करना, प्राइस को कम कर देना,
मुद्रा अवमूल्यन और डंपिंग में अंतर है। मुद्रा अवमूल्यन में बता रहा हूँ, डंपिंग क्या है, ठीक है। तो डंपिंग एक शब्द जो मैंने आपको बताया, डंपिंग, ठीक। तो चाइना क्या कर रहा है, हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, ठीक है। अपने देश में तो बेचेगा महंगे पर, है ना। तो इंडिया में और चाइना में अगर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वही मैंने बताया कि भाई आपका 10 मीटर आपका, ठीक है, जो कहा गया कि 100 रुपए में 2 मीटर, और ये कह रहा है कि 100 रुपए में हम आपको 10 मीटर झालर दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइस है ये अपने देश में ये नहीं रखेगा, अपने देश में जो वहाँ के रेट के हिसाब से वो रखेगा। लेकिन भारत के मार्केट में जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में इसने क्या किया, सामानों की डंपिंग कर दिया, है ना। इंडियन मार्केट में क्या कर दिया कि अपना इसने क्या कर दिया, सामान के दाम गिरा दिए, जिससे कि इंडियन जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल के बजाय किसकी सेल हो रही है, चाइनीज की सेल हो रही है। तो अगर ये 10 रुपए की लागत का कोई प्रोडक्ट है, उस पर 1 रुपए भी इसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे ये बिजनेस इसके लिए प्रॉफिटेबल है। और इस बिजनेस में क्या है, इसको लार्ज स्केल पर कस्टमर मिल रहे हैं, इसको इसकी जो सेल होती थी 2 यूनिट से 10 यूनिट हो गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अभी आपने देखा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला, है ना। उसकी अगर हम केस स्टडी करें, फिजिक्स वाला नाम सुना होगा, भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। कितने लोगों ने सुना है ना। फिजिक्स वाला अलख पांडे, वो प्रयागराज के ही हैं। इन्होंने आज से करीब 5-6 साल पहले 2014 में स्टार्टिंग किया था, फिर कोविड। और इनके सक्सेस होने का क्या राज है, इनको डंपिंग ही कह सकते हैं या कुछ वही चीज में सेंस में कर सकते हैं। मैं अगर कंपैरिजन करूं, क्योंकि भाई देखो ये बिजनेस की क्लास है ना। बिजनेस कैसे किया जाता है, सपोज दैट अनअकैडमी, मैं भी इसका पार्ट था, फिलहाल अभी नहीं हूं, है ना। बायजूस की बात करते हैं, ठीक है, या आप आकाश हो गया, है ना, आकाश हो गया, और भी बहुत सारे वेदांतु हो गए। ये सब कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन आज अनअकैडमी की सिचुएशन ये है कि ये लगातार इसको लॉस होता गया। वेदांतु बायजूस की भी कंडीशन और आकाश की करते हैं, आकाश और बायजूस में क्या हो चुका है, कॉपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं फिजिक्स वाला। ये फिजिक्स वाला इनकी है, ठीक है, पांडे जी की है, ठीक। इन्होंने क्या किया है कि अनअकैडमी, बायजूस और जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की, अगर हम नीट की बात करते हैं, है ना, और मेडिकल लाइन की बात करते हैं, इसमें ये लोग फीस 80 से 1 लाख रुपए चार्ज करते थे साल भर का। आओ भैया हम आपको पढ़ाएंगे पूरी तरीके से, साल भर का 80 से 1 लाख रुपए ये चार्ज करते थे, ठीक है। वहीं पर देखा जाए तो जब ये अलख पांडे जी आए, इन्होंने देखा कि यार ये है कैसे मार्केट को तोड़े, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो 80 से 1 लाख रुपए की बजाय इन्होंने क्या किया, 3 से 4 हजार रुपए में पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। समझिए बातों को। तो क्या इसमें अलख पांडे जी को लॉस हुआ, कुछ नहीं। आज ये कंपनियां लगातार लॉस में जाने के कारण, ठीक है, बहुत से कर्मचारियों की इन्होंने क्या किया, छटनी कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन वहीं पर हम फिजिक्स वाला की बात करते हैं, तो ये आज भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी हो गई। इनका जो बिजनेस है ये करीब 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है ना। कितने रुपए का, आज के समय में मात्र 4 से 5 से 6 सालों के अंतर्गत। तो अगर कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉफिट को, लागत को छोड़कर, है ना, अगर आप प्रॉफिट कम रखते हैं, लागत 10 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपए भी रखेंगे, तो लार्ज स्केल पर जब चीजें बिकेंगी तो निश्चित है कि आपको इस बिजनेस में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। वहीं अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के कंपैरिजन में आते हैं, 10 रुपए का वो भी दे रहा है, 10 रुपए का आप भी दे रहे हो, तो मान के चलिए कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, पहले से, सपोज दैट मैंने आपको ऑपरेशन फ्लड बताया था, जिसमें कि अमूल का नाम कैसे पड़ा, वर्गीज कुरियन जी की बात करते हैं, अनमोल अनमोल करते हुए अमील पड़ा। मार्केट में ये दूध देती थी, आज भी वर्चस्व है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी दूध की कंपनियां आई। अगर आप यूपी में हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो एक कंपनी है नमस्ते इंडिया। क्यों भाई, नाम सुना है, दूध भी आप लोग पैकेट लाते होंगे। ये
इसने क्या किया, इसके कंपैरिजन में अपने रेट बड़े कम रखे पहले, है ना, रेट कम रखे, क्वालिटी अच्छी दिया। धीरे धीरे लोगों को क्या हुआ, आदत लगाया, ठीक है। जैसे कि जियो फ्री दिया, सारी कंपनियां का भट्टा बैठा दिया, एयरसेल, आइडिया, टाटा डोकोमो सब बैठ गई। अब जियो एक छत्र राज कर रहा है, अब वो अपनी मर्जी से जो कर रहा है, क्योंकि कस्टमर मजबूर है लेने को, ठीक है। तो फिलहाल ये एक कंपनी है, बेस्ट एग्जांपल है। आज की प्रिपरेशन देखें तो इसका बिजनेस कहीं अगर ऑल इंडिया लेवल पर तो नहीं है, यूपी में ही कह सकते हैं अभी है फिलहाल, अमूल तो ऑल इंडिया लेवल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस होता है। और डंपिंग का मतलब यही होता है कि अपने देश की तुलना में बाहरी देशों में अपने सामान की कीमत को कम कर देना, ताकि वहाँ के इकोनॉमी जो है, वो जो पैसा है वहां से हमारे पास आ जाए, लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदें। और इंडियंस की यही खासियत होती है, क्योंकि इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, हमारे देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, हमारे देश के लोगों की खरीदिए सामान, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो, मजबूत हो, ठीक है। ये हो गया डंपिंग और कैसे बिजनेस पूरा मॉडल होता है। इसके बाद देखिए एक होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, जैसा कि अभी आपने राजेश नाम लिया अवमूल्यन का, ठीक है। अवमूल्यन यानी कि किसका अवमूल्यन, मुद्रा का, मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है। और अधिमूल्यन उसका मान बढ़ाना। तो अवमूल्यन मतलब अवरोही आरोही आपने पढ़ा है, तो मुद्रा का अवमूल्यन करना मतलब मुद्रा का मान कम करना, ठीक है। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है भाई। क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इकोनॉमिक सेक्शन की बात करते हैं। तो अगर मुद्रा की जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है, बेस्ट एग्जांपल देखें, आप पेट्रोल देख रहे हैं नियर अबाउट 100 रुपये, है ना, 100 रुपये प्रति लीटर क्या है, पेट्रोल है। आज 1 लीटर पेट्रोल नियर अबाउट 100 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये देने पर आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वहीं कुछ सालों पहले आप देखते होंगे पेट्रोल 60 रुपये था, है ना, 60 रुपये में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था। तो मुद्रा का मान आज कम हुआ है। आप 100 रुपये खर्च करने पर आपको 1 लीटर मिल रहा है, वहीं कुछ सालों पहले 60 रुपये देने पर आपको क्या मिलता था, 1 लीटर। यानी कि 40 रुपये आपको क्या देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो मुद्रा जितनी मजबूत होगी उतना ही आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो डॉलर और यूएस की बात हमने जो किया। अब देखिए अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन से अपने, ठीक है, जो निर्यात है उसको बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ावा देना, और जो आयात है ना, आयात को हतोत्साहित करना, जिससे कि हमारा बैलेंस, है ना, भुगतान संतुलन जिसको कहते हैं, भुगतान संतुलन बराबर रहे। किसी भी देश की अगर भुगतान संतुलन बराबर नहीं है, लगातार वो देश बाहर से खरीदता जा रहा है और उसके यहाँ से कोई नहीं खरीद रहा है। वही चीज है, आप अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, बैंक से लोन लेते जा रहे हैं और आप लोन अदा भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई इनकम भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, है ना, दिवालिया हो जाएंगे। तो भुगतान संतुलन को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, ठीक है। डंपिंग और अवमूल्यन में दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ, डंपिंग और अवमूल्यन को एक मत समझिएगा। अवमूल्यन में क्या होता है कि भाई ठीक है, हम अपनी मुद्रा को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि क्या, कोई वस्तु है उसकी लागत को हम क्या करते हैं, सपोज दैट कि वही मैंने बताया कि अगर ठीक है 2 यूनिट अमेरिका को खरीदना है, उसके लिए वह $2 दे रहा है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वस्तु की प्राइस को कम कर दे रहे हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कर दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं कि भाई चलो 2 यूनिट की जगह हम आपको 3 यूनिट दे देंगे, ठीक है, 3 यूनिट दे देंगे $3 में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। लेकिन मुद्रा का इंटरनेशनल मार्केट में मुद्रा का वही रेट रहेगा, $80 है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर देगी $1 है तो हम आपको $1.90 कर दे रहे हैं, अपने से डॉलर वो कम नहीं करेगी उसका प्राइस, वो वस्तुओं की प्राइस को कम कर देगी, ठीक है। ताकि क्या हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन वो कहा जाएगा। और जब मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का मान गिरा देगी सरकार, इसके बाद क्या होगा, जो हमारे देश से जो लोग आयात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो भाई 100 रुपये में कोई चीज़ उनको 5 यूनिट मिलती थी, अब 150 रुपये में 5 यूनिट लेना पड़ेगा। तो लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा यार, चलो यार अभी महंगाई है, अभी हम आयात नहीं करेंगे, अभी हम खरीदेंगे नहीं, अभी हम बेचेंगे, जाने दो, बेचने दो। तो निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात को हतोत्साहित करना, इसे कहते हैं
हाँ हम भी वही कर रहे हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हैं बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है राजेश सरोज, ठीक है हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन अच्छा ये बताओ, ठीक है अच्छा पॉइंट कहा। हमने क्या किया, अपनी प्राइस को बहुत मिनिमम किया, ठीक है। लेकिन ये बताइए, हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है आपने अच्छा कहा, बिजनेस पर्पज से बात किया है। लेकिन इस पॉइंट पे देखा जाए तो चीज़ें समझिए, जैसे आपने बोला कमेंट किया है। अब मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। सपोज दैट कोई चैनल है, एग्जाम करके एक कोई चैनल है ना, कोई आपका 91 करके चैनल है, मैं शॉर्ट नेम ले रहा हूँ, आप सब समझ रहे हो। कोई आपका ये है रोजगार फला है ना, रोजगार विथ करके है। तो इनके रेट अलग अलग क्यों हैं? ये बेच रहे हैं 999 में, कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दिया। ये बेच रहे हैं 1999 में। ये बेच रहे हैं 499 में, ठीक है। ये बेच रहे हैं 499। लेकिन ये बताइए कि मार्केट में कंपटीशन है और ये केवल चीज़ें हैं। अगर ये 999 हाईएस्ट प्राइस रख रहे हैं, एक चैनल है आपका टारगेट विथ ए करके है, वह बेच रहा है करीब 2200 से 2500 में, लगभग 2000 प्लस है, मान चलिए उसकी जो 2500 रुपये, ठीक है। लेकिन क्या ये बताइए, ये जितने चैनल पढ़ाएंगे, ठीक है, बात को समझिए, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक मॉडल बता रहा हूँ एग्जाम्पल का, क्योंकि ये चैप्टर आया है, ठीक है राजेश सरोज। क्या अगर भारतीय इतिहास ये चैनल पढ़ा रहा है पुर, है ना, अगर ये बताएगा कि मौलिक कर्तव्य इसमें है, भाग 4 क में है, और कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद क्या है, 51 है, 51 का है, ठीक है। और इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 42वां संविधान संशोधन। तो अगर मैं भी यही चीज पढ़ा रहा हूँ, ये भी वही चीज पढ़ाएंगे जो लिखा है किताबों में, ये भी वही पढ़ाएगा, ये भी यही पढ़ाएगा, ये भी यही पढ़ाएगा। तो ये अलग अलग चार्जेस क्यों है भाई? हम वही चीज तो हम भी पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी आपको मिल रही है, बस प्राइसिंग कम है। तो अगर आप इससे भी पढ़ते, इनसे भी पढ़ते, इनसे भी पढ़ते, तो भी वही बताते कि 42वें संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी और फला 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 ऐसे करके क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य आए। आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है ना। नहीं नहीं मैं बुरा नहीं समझ रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छा कमेंट किया, बिजनेस मॉड्यूल में बता रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास टीचरों की टीम नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। क्या आप लोग ये बता सकते हैं, फीडबैक मैं डेली पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही है, कंटेंट कहीं से कमी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या हुआ यहाँ पर, आपको जो कस्टमर है, ठीक है भाई, आप कस्टमर हैं, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कस्टमर नहीं कहा जाएगा, आप क्या है, छात्र हैं। और सरवाइव करने के लिए जो मिनिमम फीस होती है 399 जो हमने फीस रखा है, इसमें हमारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, हालांकि छोड़िए हमारा टाइपिस्ट है, कंटेंट राइटर है, तो मिनिमम से फीस में तो उतना मैंने कहा ना कि अगर आप लागत प्राइस जो लागत है इसके नीचे काम करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी जो लागत आ रही है, मान चलिए कि जो 399 हम रखा है, मान के चलिए कि 250 रुपये लागत है, 200 रुपये लागत है, तो मिनिमम से हम प्रॉफिट लेकर आपको मैक्सिमम क्वालिटी दे रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा किसका है? और जितनी भी कंपनियां हैं, अगर देखो एक कंपनी होगी तो मोनोपोली होगी, है ना, एक कंपनी होगी तो एकाधिकार होगा, वो मनमानी करेगी। लेकिन मार्केट में कई कंपनियां हैं, तो कस्टमर के पास क्या है, चॉइस है, यार इसका सामान बहुत अच्छा है, एक बार मैंने खरीदा था और प्राइस बहुत अच्छा है, तो दूसरे को भी बताएगा भाई, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, सब मार्केट के फंडे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, वो अपनी जो भी प्राइस रख के, अब ये बड़े बड़े हो गए हैं, लार्ज स्केल पर हैं, तो इनको लगता है कि हमारे पास कस्टमर की फौज है ही है, मिलियन सब्सक्राइबर है, नहीं 1000 मिलेगा एडमिशन, 500 मिलेगा तो इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो इस तरीके से कहने का मतलब है ना। कंटेंट अच्छा है, चलो थैंक यू सभी का। तो देखो भाई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को मैंने अच्छी तरह समझाया आपको। अवमूल्यन क्या होता है, अपनी मुद्रा का मान दूसरे देश की मुद्रा से कम कर देना, ठीक है, ताकि निर्यात बढ़े और आयात हतोत्साहित हो। और वैश्वीकरण कोई आपसे पूछ ले, आप बता सकते हो, उदारीकरण बता सकते हैं और निजीकरण बता सकते हैं। डंपिंग क्या होती है, बिजनेस का मॉड्यूल है भाई, ये सब चीज़ें, ठीक है। कोई भी अगर स्टार्टअप है, सरकार क्या कहती है, स्टार्टअप कंपनियां, तो कोई भी कंपनी आएगी तो ऐसा नहीं है कि कोई पहले से कोई पढ़ा, कोई टीचर है अगला टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। एक ही मोहल्ले में आप देखते होंगे कई परचून की दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर की गली गली में होती हैं, इसके पड़ोस में दूसरी दुकान है,
तो कस्टमर तो है मार्केट में, आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे सोचेंगे कि क्या हम अच्छा करें कि हमारी सेल बढ़े। ठीक है, यही आर्थिकी है भाई, अर्थव्यवस्था यही है। और बिना अर्थ के जीवन व्यर्थ है ना भाई, है कि नहीं बताओ। ठीक है शाहरुख खान, तो बिना अर्थ के जीवन व्यर्थ है, ये भी है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी चीज है। लेकिन जीवन की मूलभूत चीजों के लिए अगर मान के चलिए कि हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, 1 साल पढ़ा सकते हैं, 2 साल पढ़ा सकते हैं, फ्री पढ़ा सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर आप फ्री में दीजिए, तो भाई ये बताइए कि ये जो बिजली की कॉस्ट है, मैं गवर्नमेंट को बिजली का बिल पे कर रहा हूँ, इंटरनेट का बिल पे कर रहा हूँ, अपने टीचरों की सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है। हमारे भी बच्चे हैं, मेरा भी बच्चा स्कूल जाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी राशन पानी लेना पड़ता है। तो अगर हमको भी हर जगह से फ्री मिलता तो हम भी फ्री पढ़ाते यार, हमें क्या जरूरत थी पैसे की, सबको वही काम हो जाता। अगर हर चीज़ सबको मिल जाती फ्री में तो लोग नौकरी भी करते, पेमेंट भी ना लेते, यार हमारा तो काम चल रहा है, क्यों पेमेंट लें, क्यों पैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, लेकिन उतना जो सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो हमने यही रखा कि भाई सर्वाइव हो जाए और आपको भी ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, और आपको कंटेंट आपको मिलेगा, बातें समझ में आएंगी, और आप एग्जाम जब दे के आओगे तो आप इसका फायदा देखिएगा। ठीक है, हमने आपको एक ओवरव्यू बता दिया था कि भारत में आर्थिक उदारीकरण। अब आपसे अगर कोई उदारीकरण का मतलब पूछता है तो आप बता सकते हैं कि लाइसेंस नीतियों में छूट देना। कोई भी उद्योग धंधे हो, कोई भी फर्म हो, उसमें मिनिमम से मिनिमम कागजात है ना, जिससे कि हमारे जो उद्योगपति हैं, जो इनिशियल शुरुआत करने वाले हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं, उद्यम हैं, ये सब क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। तो सन 1991 का जो ईयर होता है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आती है, 1991 का भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप जितने भी छात्र यहाँ पे लाइव हैं सबका स्वागत है। दीपक यादव जी मोस्ट वेलकम है, प्रणाम, स्वागत है। तो भाई कल हमने आप लोगों को इन चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया था कल वाली वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने ना देखा हो। हमने आपको बताया था कि क्या होता है उदारीकरण, क्या होता है ना, इसकी डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया था। पहला तो उदारीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि निजीकरण क्या होता है। देखिए, अगर कोई आपसे कहे निजीकरण क्या होता है, और एक होता है वैश्वीकरण, ठीक है, इन तीनों चीजों को मैंने आपको बता दिया था। अब निजीकरण मैंने बताया था ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयू कंपनियां हैं। अगर कोई कंपनी है जो प्राइवेट है, कोई प्राइवेट कंपनी कोई फर्म स्थापित कर रही है, तो वो प्राइवेट ही कहलाएगी, वह निजी कंपनी कहलाएगी। लेकिन किसी सरकारी कंपनी का जब अधिग्रहण करती है प्राइवेट कंपनियां, तो उससे कहा जाएगा कि भाई इसका निजीकरण किया जा रहा है। निजी कंपनी और निजीकरण में डिफरेंस है, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। कोई आपसे पूछे बताओ भाई निजीकरण और निजी कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बताओगे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं, जब ये लॉस में जाती है या सरकार को लगता है कि इसका कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं, तो इसको सरकार क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है, जिसको कहते हैं हम निजीकरण। और पहले से कोई कंपनी है और वो पहले से ही निजी हाथों की स्थापित हुई है, तो वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो वैश्वीकरण मतलब ग्लोबल लेवल पर, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कैसे अपने सिस्टम को, अपने आर्थिक व्यवस्था को, अर्थ को कैसे हमने बढ़ाना है, ये सब चीज़ें देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। आज ये लास्ट टॉपिक होगा, जो मेन फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें कि मैंने बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का क्या कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, देखिए प्रश्न जैसे बनते हैं वो जरूर जानिएगा। आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, उदारीकरण का अग्रदूत, है ना, ठीक है, उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, अग्रदूत, है ना, किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। और भारत में उदारीकरण के पिता, है ना, उदारीकरण के जनक, या आप प्रणेता कह सकते हैं, है ना, पिता कह सकते हैं, नरसिंहा राव जी, है ना, नरसिंहा राव जी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव जी थे। तो ये दो नाम आप ध्यान रखिएगा, पायनियर अग्रदूत और जनक या प्रणेता पीवी नरसिंहा राव जी, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री भारत के, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर थी।
अब चलते हैं अपने पीडीएफ पर और यहाँ पर देखते हैं क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देखेंगे। अब देखिए, नई आर्थिक नीति भारत में इससे पहले तो बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ बनी थी। ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद से ये पहली कोई नीति है, लेकिन जो जो नीतियाँ बनी थी उनके जो जो ड्रॉबैक थे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है या प्रॉफिट में नहीं आ रही है, प्रॉफिट में जा रही है तो आपको ये सोचना है कि और मैक्सिमम कितना हम प्रॉफिट इसमें करें। अगर लॉस में जा रही है तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव जो प्रतिद्वंदी है उनको भी वॉच करना पड़ता है कि यार वही प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, वही प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, मेरी मार्केट प्राइस थोड़ा सा इनसे कम है लेकिन इनकी ज़्यादा है, इनकी बिक रही है, हमारे अंदर क्या कमी है ना। तो एक एनालिसिस किया जाता है। उसी तरीके से अब तक जितनी भी नीतियाँ बनी थी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनु, कोई बात नहीं, हमारी क्लास लेट हुई है, कोई मतलब नहीं। चलिए, सबसे बढ़िया हिंदी में नमस्ते करिए सबसे, है ना। अपना हिंदी नमस्ते सब बराबर, सुबह शाम दोपहर रात सब बराबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि औद्योगिक नीति, बहुत सारी औद्योगिक 1941 की बात करते हैं, इसके पहले की 1947 के बाद से हर साल क्या होता था, बजट पेश किया जाता था, लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा, जिसमें सरकार की आय और सरकार की व्यय का होता था, और सरकार को कहाँ से पैसा मिला, सरकार का पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हुआ कि भाई भारत के इकोनॉमी को कैसे हम ग्रोथ करें, कैसे बढ़ावा दें कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ के जो व्यक्ति हैं जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो बिजनेस है यहाँ पर सारी चीज़ें, तो यही कहा गया। अब इसके पीछे मुख्य उद्देश्य का है। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य नॉर्मल से है, जैसा कि हमने कल आपको ओवरव्यू बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ ये बाजार के रुख के अनुरूप बनाना है। अब बाजार के रुख के अनुरूप, भाई मार्केट क्या है, मार्केट क्या चाहता है। क्योंकि देखिए, अगर आप छोटे से अगर आप मार्केट की बात करते हैं, अगर आपको अपने घर का राशन लेना है ना, तो राशन लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, बाजार में जाते हैं। अब तो मॉल हो गया, छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, परचून की दुकानें हो गई, या आप अपने मोहल्ले में जाते हैं। लेकिन क्या ये राशन के जो दुकानदार हैं, है ना, ये गवर्न होते हैं सरकार के माध्यम से, इनको भी क्या करना पड़ता है, जो नियम कानून है ना, टैक्सेस हो गया, और या पुलिस इनको परेशान ना करे, कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं कि भाई इनका जो माल आ रहा है, पुलिस पकड़ ली, भाई कैसे आप दिखाओ कहाँ से आप आ रहा माल, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उसके अनुरूप बनाना कि व्यापारियों के साथ में, उद्योगपतियों के साथ अनुकूल व्यवहार, सारी चीज़ें, ताकि वह और प्रोत्साहित हो कि हमें और अच्छा काम करना है। अगर कदम कदम पर रोक टोक, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, जो जैसा कि लाइसेंसिंग प्रणाली में बताया, ख़त्म करना, जीरो करना, मिनिमम, ख़त्म पूरी तरीके से नहीं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना। अब भाई 91 की उदारीकरण में यही था कि उस समय महंगाई, उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें, है ना, यानी कि आज करीब आप 91 की बात कर रहे हैं, आज 2021 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि करीब करीब 30 साल के लगभग की जो इकोनॉमी की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना। अब देखिए, भुगतान असंतुलन क्या होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं इकोनॉमिक्स के टर्म में। देखिए, भुगतान संतुलन क्या होता है, किसी देश के आयात और निर्यात को नीति जो होती है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसको। भुगतान संतुलन, अब जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि अगर भारत क्या कर रहा है, इसमें लिखा जाता आयात और निर्यात, है ना, जो आयात है और निर्यात की बात की जाती है, ठीक है। छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा, अगर आप घर में हैं, आपके घर में 5 मेंबर हैं और अर्निंग करने वाले कोई एक व्यक्ति हैं जिनकी सैलरी मान के चलिए महीने की 50,000 रुपये है। अब केवल और केवल क्या हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, है ना, 5 मेंबर हैं और 50,000 सैलरी देखा जाए। वहीं पर अगर 2 मेंबर 3 मेंबर कमाने वाले होते तो खर्चा तो होता ही, लेकिन आपका क्या होता, भुगतान संतुलन बराबर रहता है, घर की कुछ बचत होती है ना। तो वही कहा जाता है कि अगर भारत विदेशों से व्यापार करता है, ठीक है, विदेशों से व्यापार करता है, और इसके साथ अगर देखें तो सपोज दैट यूएसए हो गया, है ना, यूएसए और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है।
तो भाई जब व्यापार करेंगे तो इंडिया जब इससे कुछ खरीदेगा तो इसको क्या करेगा, डॉलर के रूप में भुगतान करेगा, है ना, डॉलर के रूप में ही भुगतान करेगा। और भारतीय मुद्रा क्या है, कमजोर है इस समय। वहीं पर अगर केवल और केवल ये यूएसए से खरीदेगा और यूएसए इससे ना खरीदे, भारत से यूएसए नहीं खरीदेगा, तो हम केवल यूएसए से ही ले रहे हैं, अदर कंट्री से ले रहे हैं, तो हमारा माल तो बिक नहीं रहा है बल्कि हम और खरीदते जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, भुगतान संतुलन। तो अगर ये बराबर नहीं होगा तो किसी भी देश के लिए लगातार आप कोई सामान खरीदे जा रहे हो, आपके पास सेविंग्स नहीं है ना, आपके पास अर्निंग नहीं है, बस आप लुटाए जा रहे हो, तो एक ना एक दिन क्या होगा, आप जीरो लेवल पर आ जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसीलिए सरकार कहती है उद्योग धंधे लगाओ भाई, जो भी चीज़ें होगा ये बिकेगा, देश के हिस्से में जो भी टैक्सेस होंगे उसके माध्यम से हमारे पास फंड आएगा। जैसे कि मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया, जीएसटी में 3 प्रकार के जीएसटी बताया था हमने, कैसे सरकार जीएसटी का कलेक्शन करती है। ठीक है, चलिए मयंक कुमार स्वागत है। तो भुगतान असंतुलन को कम करना, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं मुद्रास्फीति, जान रहे महंगाई और आर्थिक विकास दर को बढ़ाना है भाई। जो हमारी आर्थिक विकास दर है, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, एक मिनट, ठीक, तो अगर आप ये देखते हो कि इकोनॉमी जैसे ग्रोथ कर रही है, अगर ये ग्राफ जा रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा ना। अगर ये ग्राफ यहाँ से जाकर फिर यहाँ लुढ़क रहा है तो इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, हमारी जो ग्रोथ है वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, इसलिए उदारीकरण की नीति लाई गई थी, जिसके माध्यम से तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जो नियम कानून थे उन पर ढील दी गई और विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। ठीक है, तो फॉरेन जो है मुद्रा है ना, फॉरेन मुद्रा की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी की बात करते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा का जो भंडार है भारत का, ये निर्माण होगा कैसे भाई, जब कोई देश बाहर का देश हमारी वस्तुएं खरीदेगा तभी तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगा, वरना हम ही दूसरे से लेते रहेंगे तो हमारा फिर क्या होगा। तो विदेशी मुद्रा, जितना विदेशी मुद्रा का भंडार होगा वो इकोनॉमिक और अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का भंडार और आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। ठीक है, ये था। अब इसके साथ साथ देखेंगे और एक चीज मैं बता दूं कि जो आप ये देख रहे हो ये है ना, ये मनमोहन सिंह जी ने अपना पहला बजट पेश किया था। ये ध्यान रखिएगा, उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये डेट जरूर याद रखिएगा। 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो वित्त मंत्री तत्कालीन थे, इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। और पहले बजट में ही ये सारी बातें, क्योंकि ये अर्थशास्त्री थे और जो व्यक्ति जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है वो नब्ज समझता है कि कहाँ पर हमें सुधार करनी है। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और आगे चल के 10 साल भारत के प्रधानमंत्री भी हुए। तो पहला बजट पेश किया था इन्होंने इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया के लिए खोला गया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए ओपन किया गया। आइए भाई, वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, और पहले सीमेंट से लेकर बाइक तक के हर क्षेत्र में कितना उत्पादन होगा ये सभी सरकारें तय करती थी। यानी कि एक छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक में हमेशा क्या होता था, एक निगरानी होती थी कि सरकार तय करती थी कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है, सीमेंट से लेकर बाइक तक के हर क्षेत्र में कितना उत्पादन होगा ये भी सरकार तय करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या किया गया, हटाया गया कि भाई आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप लोग काम करिए, देश की तरक्की के लिए जितना मैक्सिमम आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा और आपके लिए भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो 24 जुलाई 1991 ध्यान रखेंगे, ये डेट भी आपको मिलेगी। और ठीक, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंधों को हटाकर, जैसा कि मैंने कहा, जो भी हर्डल्स है, जो भी बाधाएं थी, माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना। अब कोई भी चीज है, अगर कोई भी उद्योग धंधे हैं, उनमें बेसिक नीड क्या होती है ना, देखा जाए तो पूंजी, श्रम, साधन, है ना, कच्चे माल, है ना, तो या वातावरण, जो अनुकूल वातावरण है। अब आप कोई ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं, सपोज दैट कोई सीमेंट की फैक्ट्री है और वहाँ पर सीमेंट के अनुकूल वातावरण ही नहीं है, सीमेंट का जो कच्चा माल आपका आ रहा है वो पता चला 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो जो उसकी कास्ट होगी परिवहन की। इसलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वातावरण की वहाँ पर देखा जाता है क्या यहाँ पर अनुकूल है, हमारा जो कच्चा माल आएगा
कितना कम से कम उसका डिस्टेंस होना चाहिए कि हमें परिवहन के लिए ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े, ज़्यादा पे ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए शाइस्ता खान जी, गुड आफ्टरनून। तो राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी कर दी थी, ठीक है। और यही कारण था सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों को संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। अब जो भी रिजर्व क्षेत्र थे जिसमें केवल और केवल क्या होगा, सरकार की दखल होगी, रिजर्व है ना, कुछ चीजें होती है आरक्षित होती हैं, इसमें सरकार का ही रहेगा। बाकी चीजों को खत्म कर दिया गया, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, ठीक है। और व्यापार, वित्त, निवेश, विनिमय दर क्या होती है, जो एक्सचेंज रेट मैंने बताया, एक्सचेंज रेट डॉलर और रुपए की बात जो मैंने किया था, उद्योग, राजकीय कोष, है ना, फिस्कल, इसकी बात करते हैं, आदि को अपना बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो कहने का बात यह है कि उदारीकरण में बहुत सारी चीजें खत्म की गई। 24 जुलाई की डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा स्वयं निर्धारण, पहली चीज क्या था, मुख्य चीजें क्या हुई, कदम उठाए गए, वो तो उद्देश्य था। कदम देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण। अब ब्याज दर कितनी होगी ये वाणिज्यिक बैंक खुद निर्धारित करेंगे, ठीक है। पहले चीजें होती थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उदारीकरण नीति के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक को ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं, अब देखिए पहले क्या होता था, जो बैंक थे, आरबीआई बैंकों का बैंक है, आज भी वही है कि कैश रिजर्व रेशियो। अगर बैंक कहता है, एसबीआई से, बीओबी से कहता है कि भाई कैश रिजर्व रेशियो, आपकी जितनी संपत्ति है उसका 4% हमको हमारे पास आपका होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको इमरजेंसी में सहायता मिल सके, ठीक। तो अब क्या होता है, आप देखते हो कि कई बैंक होते हैं, कोई बैंक अपने यहाँ 6% क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है सेविंग अकाउंट पर, कोई 7% दे रहा है, कोई 8% दे रहा है, ये इनके ऊपर है ना। तो ब्याज दर का स्वयं निर्धारण करेंगे और कैसे वो अपना बिजनेस अच्छा करेंगे ताकि कस्टमर इनके यहाँ अकाउंट खोले और वो जो पैसा होगा वो फिर इन्वेस्टमेंट देश के काम आएगा, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज की दर का स्वयं निर्धारण, बैंक स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन जो मौद्रिक नीति होती है, CRR, SLR, ये सब तो बैंक रिजर्व बैंक तो करेगा, सबके लिए समान होगा। अगर रिजर्व बैंक CRR समान करता है तो सबके लिए होगा। लेकिन जैसे अब देखिए विभिन्न प्रकार के कई कोचिंग्स हैं, कई यूट्यूब चैनल हैं, कोई 2000 का दे रहा है, कोई 1000 का दे रहा है, कोई 500 का दे रहा है, कोई 300 का दे रहा है, तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। अब कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती कि भाई सबको एक समान प्राइस रखना है, एक समान रखना है, तो चीज़ें वही होती है ना। जी हाँ, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट क्या कहता है, थॉट पढ़िए, इसके बाद MCQ इसका करा देंगे। लघु उद्योग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI लिखा हुआ है। निवेश सीमा में वृद्धि, पहले क्या था, इसको कुछ 15 से 20 लाख ही था, अब क्या है कि भाई 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है ना, जिससे कि ये कंपनियां क्या करेंगे, अपनी जो मशीनरी है, मशीनीकरण कंपनियों में उन्नत चीज़ें बनाने के साथ साथ और भी चीज़ें प्रोडक्शन इनकी बढ़ेगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या कर दिया गया, 1 करोड़ रुपए अधिकतम सीमा कर दी गई, ठीक है, पहले 15 से 20 लाख ही था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता, अगर आपको सामान मंगाना है बाहर से, आयात करना है ना, तो कोई भी बिजनेसमैन होगा अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे, ठीक है ना। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं चाहे जो भी हो, ये क्या करेंगे, सरकार से परमिशन, कि हम पहले सरकार से परमिशन लें, 2 महीना लग जाए, फिर पता चला रिजेक्ट हो गया, नहीं, आप मंगाइए, हाँ, सारा डेटा आपका सरकार के पास रहेगा, सारी चीज़ें हैं, कहाँ से कितना आया, कहाँ से गया, फेयर पॉलिसी रहेगी। तो सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता ये दे दी गई, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, उद्योगों के विस्तार उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। अब कोई भी उद्योग है ना, उदारीकरण में क्या किया गया, उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र है ना। इसके पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी। इसके पहले क्या था, सरकार ये कहती थी कि आपको उत्पादन की अधिकतम सीमा, अगर आप फर्म है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत हैं, आपको इतनी ही इजाज़त है 100 यूनिट बनाने की, इसके ऊपर आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये कर दिया गया कि फ्री कर दिया गया, आपको जितना भी प्रोडक्शन करना हो आप अपनी लेवल से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए
कि किसी टीचर को कि अगर आपको बस 10 क्लास लेना, 10 क्लास में आपको निपटाना है, पूरे कोर्स को निपटाना है, तो टीचर क्या करेगा, जल्दी जल्दी अपना काम करेगा भाई 10 क्लास। लेकिन जब उसको फ्री कर दिया गया, नहीं आप अपनी इच्छा, तो वो बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, 10 क्लास की जगह वो 15 क्लास में निपटा देगा कोर्स को, ठीक है। तो वही कहानी है यहाँ पर। चलिए विंध्यवासिनी जी, स्वागत है विंध्यवासिनी तिवारी जी, मोस्ट वेलकम है आपका भी। चलिए ठीक है। आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन बढ़ाने फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं को, अब देखिए ये क्या होता है, प्रतिबंधित यहाँ पर होना चाहिए, कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे कि एकाधिकार एवं धनात्मक की बात करते हैं, व्यापार प्रथा, MRTP है ना, ये जो मोनोपोली है ना, MRTP। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, यानी कि एक ही व्यक्ति विशेष के हाथों में सब कुछ, ठीक। तो इसको खत्म करना। ये 1969 के अनुसार वे सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ या उससे अधिक है को MRTP कंपनियां कहा जाता है। इसी कारण पहले इन पर कोई प्रतिबंध भी, कई प्रतिबंध थे, लेकिन क्या किया गया, इनसे इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार को स्वतंत्र कर दिया। पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जो MRTP जो कंपनियां थी, इसके एक्ट के तहत ये इस पर रेगुलेट कर दिया गया था कि 100 करोड़ इससे ज़्यादा आप अनुमति लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें इनको कह दिया गया कि आप करिए, बिजनेस करिए, ठीक है। उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना। सबसे बड़ी बात, आप देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कई तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कई तरह के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। जैसे कि GST नंबर लेना पड़ेगा आपको, अगर कोई ऐसी फर्म है जिससे कि पर्यावरण को थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, तो आपको उनसे, पर्यावरण वालों से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव से परमिशन लेना पड़ेगा, DM हो गया, SSP हो गए, जहाँ से जो इनकी जो अथॉरिटी है ना, जिस काम के लिए जो काम आप कर रहे हो उसके लिए जो लीगल अथॉरिटी है, वहाँ से उनसे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, लाइसेंस पंजीकरण को समाप्त करना, है ना। अब देखिए कि जो सरकारी क्षेत्रों के अलावा निजी क्षेत्रों की बात करते हैं, ये सब निजी क्षेत्रों की बात हो रही भाई। सरकारी क्षेत्र में तो सरकार अपना करेगी, सरकारी तंत्र है, वो उनका काम है, ठीक है। तो पहले निजी क्षेत्र को नया उद्यम शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और इस नीति में निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी भी देखिए जो कुछ क्षेत्र है जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता है। अगर आप कोई अपना प्राइवेट शुरू कर रहे हैं, परिवहन और रेलवे, हालांकि भारत में रेलवे का निजीकरण है, लेकिन प्राइवेट अगर चलाना चाहते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे गवर्नमेंट का यूज करेंगे। तो परिवहन और रेलवे, इसमें लाइसेंस की आवश्यकता है, ठीक है। परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा, ठीक है भाई, ये सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये चीज हो गई उद्योगीकरण की, है ना, उदारीकरण की। तो उदारीकरण में मेन चीजें यही आपको समझना है, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। और 24 जुलाई 1991, है ना, 24 जुलाई 1991 को ये हुआ था। अब इसमें क्या क्या उद्देश्य था, है ना, भुगतान असंतुलन को दूर करना, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, आयात को क्या करना, आयात को हतोत्साहित करना, और निर्यात को बढ़ाना। हमारे यहाँ से आप ले जाओ भाई, हम आपसे ज़्यादा ना खरीदें। अगर हम 100 यूनिट खरीद रहे हैं और 20 यूनिट बेच रहे हैं तो हमारा ही तो पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। और कैसे छोटे उद्योगों को परमिशन दिया गया, 1 करोड़ तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन में कोई आपकी रोक टोक नहीं है, आप मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं करिए, लीगल तरीके से आप करेंगे, जो कुछ भी रहेगा उसका रिकॉर्ड रहेगा। लाइसेंस को समाप्त किया गया, ठीक है। MRTP एक्ट था, उसको हटाया गया, विभिन्न तरीके की जो चीजें थी। तो इस तरीके से ये वैश्विक, आपको उदारीकरण मैंने बताया। बाकी निजीकरण मैंने बता दिया आपको, निजीकरण क्या होता है ना, वैश्वीकरण क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और ये PDF आपको शाम तक अवेलेबल करा दी जाएगी। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब्जेक्ट आपके हैं। और कोई चीज आपको इसमें ना समझ में आई हो, कोई ऐसा टर्म है जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया उदारीकरण, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। अगर किसी भी छात्र को ना समझ में आया हो तो बिल्कुल बिना शर्माए बेहिचक आप पूछ सकते हैं, निजीकरण क्या होता है और आपका वैश्वीकरण क्या होता है। अब इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न हम आपको टेस्ट सीरीज में कराएंगे, है ना। सिलेबस खत्म होने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट सीरीज यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में कराएंगे क्लास में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है भाई। बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को?
इसके बाद पीयूष सर की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, ठीक है, और ये सब पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इसके बाद देखिए आपका जो सिलेबस है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, किसी छात्र को कोई समस्या हो तो बता देना भाई, कमेंट करना। चलिए तो ठीक है, हमने जीएसटी देख लिया। अब थोड़ा सा जैसे कि 2014 के पश्चात है ना, कृषि सुधार, कृषि में क्या क्या सुधार किए गए है ना, कृषि के सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए, इस पर भी नज़र कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो कल जो टॉपिक रहेगा 2014 के पश्चात, यानी कि जो आपका सिलेबस है, देखो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, है ना। सिलेबस में क्या दिया है 2014 के, अभी मैं वही देख रहा था, पश्चात आर्थिक सुधार। अब 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में क्या क्या दिया हुआ है ना, 2014 के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने हैं, उनके कार्यकाल के बाद कृषि में क्या क्या सुधार किए गए, है ना। अब कृषि कल टॉपिक रहेगा, कृषि संदर्भ में आपका है। इसके बाद देखा जाए ढांचागत जो स्ट्रक्चरल है, साथ ही साथ आपका श्रम सुधार, आर्थिक सुधार। अब कृषि सुधार में हमें ये पढ़ना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कदम उठाए, कौन कौन सी नई योजनाएं लागू किया, कौन कौन से नए संयंत्र स्थापित किए गए, इन सब पर हमको गौर करना है। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा 2014 के पश्चात कृषि सुधार पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। और